वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को। तो बेटा हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है। और हमारा अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप सभी को पता ही है मैटर क्या होता है, जिसमें मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। वन इज सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड एंड देन गैसेस, राइट। तीन स्टेट्स हैं। तो व्हेन वी से दैट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट सिंपली मीन्स क्या पढ़ेंगे हम will be discussing properties of solids, then properties of liquids and then properties of gases, ठीक है। liquids में भी फर्दर हम इसमें पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन, liquids at rest and liquids in motion। तो मोटे मोटे तौर पे जब हम बात करते हैं इस यूनिट की, that consists of 4 chapters: solid, properties of solid, properties of liquids at rest, properties of liquid in motion and properties of gases, ओके। तो आज का हमारा जो अभी का टारगेट है, पहला सबसे पहले we'll be discussing solids, properties of solids, राइट। चलो ठीक है। सॉलिड्स में कैसे पढ़ें? सॉलिड में एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले। कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं? रिजिड बॉडी, राइट। तो जब भी हमें पढ़ना होता है ना, हम एक्चुअल में पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन। स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास हम क्या पढ़ते हैं? रेस्ट एंड मोशन, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ सॉलिड्स। मोशन ऑफ सॉलिड्स मीन्स कि एक बॉडी है, उस पर आपने एक फोर्स लगाया, लाइक दिस, आई प्रेस्ड दिस बोर्ड, मैंने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। इट मूव्स फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, ठीक होगी बात। तो पहले हम क्या कर रहे थे, बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, पोजीशन, ठीक है। वो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया। रेस्ट और मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन वगैरह वगैरह हमने पढ़ लिया। उसे हम बोलते थे रिजिड बॉडी, जहाँ पे हम मतलब ऑफकोर्स जो रिजिड नहीं है उसकी भी पोजीशन चेंज करते हैं हम, उस शेप चेंज करते हैं, लेकिन जो रिजिड नहीं है उसकी भी पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन हम मेनली उसमें बात करते थे रिजिड बॉडी की, जिसमें आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी की शेप या कहो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती। रिजिड बॉडी में आप फोर्स लगाते हो तो उसकी कन्फिग्रेशन या शेप चेंज नहीं होती। लेकिन अब हमें रिजिड बॉडी का या किसी बॉडी का, किसी सॉलिड का मोशन नहीं पढ़ना, हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। हमें उस पर स्टडी करना है कि अगर हम उस पर फोर्स लगाएं, नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन बट टू चेंज इट्स शेप, यानी कि रिजिड बॉडी का हो गया काम, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। अब दूसरे तरह के सॉलिड्स की बात करेंगे और जिनमें आप शेप या कन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड्स में हमने कर दिया कि रिजिड बॉडी को स्टडी कर लिया, और दूसरा क्या है, नॉर्मल बॉडीज, दूसरे सॉलिड्स जो हैं विच आर नॉट रिजिड, उनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो उनकी शेप चेंज करने के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे देखते हैं। जो मेन वर्ड्स होंगे वो हम सारे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो आप फोर्स लगाते हो, मान लो आप फोर्स लगाते हैं बाहर से, तो नॉट टू चेंज द पोजीशन बट टू चेंज द फॉर्म चेंज करनी है बॉडी की, ऐसे कह लो, शेप चेंज करनी है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स।
नाम से ही क्लियर है, इट्स एन काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जस्ट टू चेंज द शेप और कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर वो बॉडी रिजिड होती तो शेप चेंज होनी नहीं थी, मीनिंगलेस था। अभी वो बॉडी रिजिड नहीं है लेकिन सॉलिड है, सॉलिड है, नॉर्मल। ओके, हो गया। अब जब हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक और फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, काम करने लग जाता है। वो कौन सा फोर्स है उसे भी हम लिख लेते हैं, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से ही क्लियर है, रीस्टोरिंग, रीस्टोर। ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स करता है कि जब बॉडी की शेप आप चेंज कर रहे हो किसी भी वे से, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस लेके आने की कोशिश करता है, ठीक है। और उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, विच ट्राइज टू रीस्टोर द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन और ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी, राइट। चलें आगे, ठीक है। यहां तक तो दो वर्ड्स हमने सीख लिए। पहला हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरा हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। अब सॉलिड उस पर कैसे बिहेव करता है एक हमने कर लिया, पर इसमें बात हम करते हैं अगला वर्ड, जो अगली टर्म है वो देखते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी और द प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। इफ एंड दिस मेजरमेंट इज इलास्टिसिटी बेसिकली, इफ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब उसकी जो टेंडेंसी है ओरिजिनल पोजीशन को वापस से रीस्टोर करने की, आई रिपीट, उसकी जो टेंडेंसी है अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीस्टोर करने की, रीगेन करने की, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, this means elasticity. If a material regains its original position, then it is elastic in nature, right? तो पहली डेफिनेशन, पहला वर्ड हम लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप कहोगे इट इज द टेंडेंसी टू रीस्टोर, ठीक है। इसमें एक इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, कब वो रीस्टोर करने की कोशिश करेगा? जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे। जब तक मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो, ये थोड़ा सा अंदर को प्रेस होता है, ठीक है, मान लीजिए ये अंदर को प्रेस होता है, तो जब तक मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तब तक तो ये अंदर प्रेस हो रहा है। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा वैसे ही ये अपना बाहर आने की, मतलब अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स is removed, right, is removed। एक और पॉइंट है इसमें, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, एक दो वर्ड्स और हैं, और वो कौन से हैं? दो वर्ड्स हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है। आप इसे एक और तरह से लिख सकते हो, इफ यू से इट इज नॉट द टेंडेंसी टू रिस्टोर, आप इसे लिख सकते हो टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन शेप और कन्फिग्रेशन वगैरह वगैरह, जो भी लिखना हो, ठीक है। तो हमने दो तरह से सीख लिया इसे, और डेफिनेशन भी है, इट्स ओके, दीज टू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट क्या था? एक कॉन्सेप्ट है कि आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और वो उसे अपोज कर रहा है, वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को छोड़ ही नहीं रहा। इसे भी ले सकते हो आप, या फिर आप बेटर है इसे समझो कि जब आपने उसकी पोजीशन चेंज करी, करने के लिए क्या किया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। जब आपने वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो उसने अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन करने की कोशिश करी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी।
इसमें जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स ये होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट्स के बाहर नहीं, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग लेते हैं हम, स्प्रिंग देखा हुआ आपने, वो टिक टिक वाले पेन में आप खुद सारा दिन बैठे करते रहते हो, है ना, तो स्प्रिंग लगा होता है उसके अंदर एक, तो स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा भी खींचो यानी कि एक्सपेंड कर रहे हो तो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ तक उसका ओरिजिनल साइज़ है, आपने थोड़ा सा खींच लिया, उसका साइज़ लंबा हो गया, लंबा हो गया तो छोड़ते ही वो क्या करता है, वो वापस आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रुक नहीं पाता, राइट, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रुक नहीं पाता तो कंप्रेस हो जाता है, अंदर चला जाता है। या फिर दूसरी बात लो कि हमने ही अंदर को कंप्रेस किया, ठीक है, या तो हमने एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया, तो तब क्या करेगा वो, जैसे ही हम छोड़ेंगे, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, छोड़ेंगे क्या होगा, वो अगर कंप्रेस किया हुआ तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड किया हुआ तो अंदर आने की कोशिश करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि इट इज इलास्टिक इन नेचर एंड इट वांट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, सिंपल है। अब विद इन इलास्टिक लिमिट्स का क्या मतलब है, मैंने स्प्रिंग को खींचना शुरू किया, खींचा और खींचा और खींचा और खींचा, ये थोड़ी कि खींच खींच के मैं उसे जितना मर्जी लंबा कर लूँ, कितना भी लंबा कर दूँ, और एक मोमेंट पे क्या होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट तो वो वापस आता है और सब ठीक चलता है, वो अपना मोशन शुरू कर देता है, ठीक। एक लिमिट के बाद क्या होता है, एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है, वो बाहर हो जाता है, वो उसके बाद वो परमानेंट शेप चेंज हो जाती है उसकी, वो वापस नहीं आ पाता। दोज पॉइंट्स आर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स, राइट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स, तो उसमें वो वापस नहीं आ पाता। इसलिए आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको, इट ऑलवेज हैपन्स, नो, इट हैपन्स विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, ओके, ठीक है। इसी पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है कि इलास्टिक कौन है, इलास्टिक, व्हाट इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, अ रबर और कुछ भी और ले लो, स्टील ले लेते हैं, यूजुअली पूछा जाता है ये, रबर और स्टील। तो देखने में लगता है कि रबर जो है उसे खींचते हैं हम वापस आ जाता है, खींचते हैं वापस आ जाता है, खींचते हैं वापस आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है रबर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील, लेकिन अगर आप स्टील को देखो आपको लगता है कि खींचते हैं वापस नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। और ये जो है ये आपको आंसर मैं अभी नहीं करूँगा, आंसर मैं इसे करूँगा, कर्व एक हुक स्लो आएगा, उसके बाद एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगी, उसमें हम सीखेंगे इसे, ठीक है। तो ये आपका सोचो एक बार, उस पर आर्गूमेंट सोचो, और एक काम और करना, दोनों डेफिनेशंस के हिसाब से सोचना, ठीक है। पहले के हिसाब से सोचो तो पूरा ध्यान रखना, और दूसरे के हिसाब से सोचो तो भी डेफिनेशन को समझ के आराम से फिर करना। तो हम इससे पहले कि इसकी एग्जांपल लें, इलास्टिक, कौन ज़्यादा इलास्टिक कौन कम इलास्टिक, क्यों, कैसे, कितना, कौन डिसाइड कर रहा है, वगैरह वगैरह से पहले हम ये सीखेंगे कि कोई भी बॉडी इलास्टिक होती ही क्यों है, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड रह गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसका ऑपोजिट हो गया, आपने किसी बॉडी की शेप चेंज की और वो वहीं की वहीं रह गई, वापस ही नहीं आई, तो वो प्लास्टिक है, ठीक है। आपने घुमाया किसी को, थोड़ा सा फोर्स लगाया और लेट से वो टूट ही गया, वापस नहीं आया वो, तो वो प्लास्टिक है, इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक मीन्स रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन एंड प्लास्टिक मीन्स डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, उसमें वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो वापस आ सके। ओके, तो हम यहाँ तक समझ गए बात। अब हमारा एक क्वेश्चन जो हमें मेन आंसर करना है, दैट इज व्हाई डज अ सॉलिड हैव दिस प्रॉपर्टी, attain this property of elasticity, why elasticity exists, right। तो ये सीखते हैं कि इलास्टिक होता क्यों है कोई।
तो बड़ा सिंपल पॉइंट है ये, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी बात है। देखो कोई भी चीज़ अपनी स्टेबल रहना चाहती है कोई भी, ठीक है। आप चाहे वो हाइड्रोजन एटम ले लो, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है आप करते हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन सेंटर में है, वो उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हो। वो क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है वहाँ पे, ठीक है। स्टेबल होने का एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मिनिमम हो जाए, ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। आप ऐसा कहो कि इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस और नेट फोर्सेस जीरो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्सेस जीरो, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, है ना। तो जब बॉडी को अगर कुछ चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, कुछ भी चेंज करना है, वेदर इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट नीड्स सम फोर्स, सम काइंड ऑफ फोर्स टू बी एक्टेड अपॉन, राइट। तो वो क्योंकि फोर्स लगना चाहिए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो आगे दो वर्ड्स होते हैं। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है, नेट फोर्स जीरो का मतलब है, दो वर्ड्स आगे और आ जाएंगे कि एक तरह का होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये अभी के लिए नहीं, ये आगे तक काम आएगी, तो ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो। वहां पे ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तरह का इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, दूसरी तरह का इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। स्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है कि अगर आपने उसे उस पोजीशन से, जिस पोजीशन पे वो है, थोड़ा सा भी हिलाया तो वो वहां पे कंफर्टेबल था, वो वापस वहीं पे आने की कोशिश करेगा, उसकी ये टेंडेंसी होगी कि वो वापस वहीं पे आए, ठीक है। अनइक्विलिब्रियम का क्या, अनस्टेबल का क्या मतलब है? अनस्टेबल का मतलब है कि उस पॉइंट पे तो स्टेबल, उस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी हिला तो वो गया, वो फिर वापस नहीं आने की कोशिश करेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्राफ, लेट्स से दिस थिंग, अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा हो, आप मेरे को बताओ, ये पहाड़ी चढ़ रहा है, अगर थोड़ा सा भी इधर गया तो क्या होगा? जैसे आपका पानी होता है ना, आप एक ग्लास में पानी ले लो, नीचे बॉटम पे पड़ा, वो थोड़ा सा भी हिलाओगे वो वापस आएगा, इधर हिलाओगे वापस आएगा। बाउल में पानी ले लेना, यूट्यूब टाइप, ठीक है, यूट्यूब बाउल, यूट्यूब ऐप नहीं, यूट्यूब में ऐसे पानी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, इट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी हिला तो वो कैसा होगा? वापस आने की कोशिश करेगा, राइट। अगर इस तरफ गया थोड़ा सा भी तो वापस आने की कोशिश करेगा। तो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप किसी को यहां पे खड़ा कर दो, यहां पे नेट फोर्स यहां पे भी जीरो है उसका, बिल्कुल यहां पे जीरो है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम है। तो अब बताओ, कोई यहां पे खड़ा हो और थोड़ा सा यहां पे हो जाए या थोड़ा सा यहां पे हो जाए तो क्या होगा? आएगा वापस? नहीं आने वाला, गया, छुट्टी हो गई, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है इस तरह का, उसे हम अनस्टेबल बोलते हैं। हर एक की टेंडेंसी क्या होती है? हर एक की टेंडेंसी होती है यहाँ पे रहने की, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, हर पार्टिकल की, आपकी, मेरी, सबकी यही टेंडेंसी होती है टू अचीव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब बॉडी की प्रॉपर्टी देखो, बॉडी की भी यही प्रॉपर्टीज है,
यही प्रॉपर्टीज है, तो क्या होगा, क्या होगा, वो चाहते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनाए हम। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं उनमें, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इंटर एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर। इंटर मीन्स इजी है कि इंटर मीन्स के आपस में वो करवा रहे हो, लाइक अगर आप एक दो मल्टीपल क्लासेस में आप अगर करवा रहे हो, सेक्शंस में कंपटीशन करवा रहे हो, आप बोलोगे इंटर क्लास। अगर डिफरेंट कॉलेजेस का कंपटीशन करवा रहे हो, आप बोलोगे इंटर कॉलेज कंपटीशन, है ना। नेशनल डिफरेंट नेशंस में कंपटीशन करवा रहे हो अगर, तो इंटरनेशनल बोल दोगे उसे, ठीक है, आपस में, नेशनल में। इसी तरह से अगर डिफरेंट एटम्स के बीच फोर्सेस हैं तो वो बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस हैं उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी काम कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, इसका अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाओ तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है। विद डिस्टेंस बना रहे हैं हम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये ग्राफ है आपका मॉलिक्यूलर ग्राफ है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है किसी बॉडी का, कुछ इस तरह से होता है, ठीक, पढ़ा होगा आपने पहले भी। तो इसमें आप सिंपल सी बात है, देखो वो कहाँ पे स्टेबल फील करते हैं, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, लेट इट बी आर नॉट, इसे हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि अगर वो इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा गया, थोड़ा सा भी इस डिस्टेंस से थोड़ा सा भी ज़्यादा डिस्टेंस उसका होता है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की लगेगी, इस तरफ बढ़ने लगेगी। उसकी क्या टेंडेंसी होगी, उसकी टेंडेंसी होगी वापस लेके आने की। अगर थोड़ा सा भी इस तरफ ज़्यादा गया तो भी उसकी क्या टेंडेंसी होगी, इस तरफ वापस लेके आने की। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस जितना भी है, अगर उससे कम हो रहा है तब भी और उससे ज़्यादा हो रहा है तब भी, दोनों केसेस में क्या होने वाला है, एक फोर्स अराइज करेगी जो कोशिश करेगी उसे वापस उसी डिस्टेंस पे लेके जाने की, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को प्रोड्यूस करे, स्टेबल इक्विलिब्रियम दे, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई इलास्टिसिटी एग्जिस्ट, मींस क्यों वो कंप्रेस करो या एक्सपैंड करो, वो उसी जगह पे ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे वापस आने की कोशिश क्यों करती है, क्योंकि वो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। यहां तक हो गया हमारा, बेसिक वर्ड्स हमने सीखे हैं, ठीक है, और यहां तक आप करके आओ। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो, उसमें हम इलास्टिसिटी के ही कुछ टर्म्स सीखेंगे कि जब फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, स्ट्रेस एक टर्म है स्ट्रेन। डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं, कैसे वो काम करता है, किस तरह से, वो सब कुछ हमारा अगले में है। उसी से हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हमारे पास आते हैं एक इनका आपस में कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये सबसे मेन चीज़ है। तो हमारे पास कुछ पार्ट होगा स्ट्रेस का, कुछ हो डेफिनेशंस होंगी स्ट्रेन की, कुछ होगा उनके बीच के रिलेशंस की, और कुछ होगा उनके ग्राफ की। ये छोटा मोटा काम है करने वाला जो इसमें इस चीज़ में समझने वाला है फर्स्ट पार्ट में इलास्टिसिटी में, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ के आना, इतना पढ़ लो, कोई भी डाउट हो मेरे को लिख देना, मेरे को भेज देना, उसे हम अगली क्लास में पहले आपके डाउट सॉल्व करूँगा मैं, उसके बाद अगले टॉपिक में आप डाउट्स निकालो, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग एंड कीप एंजॉइंग। ओके।